Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. So in today's session, I will try to clarify some of the doubts which have been asked by the students in the Telegram group as well as in the comment section. कुछ ऐसे doubts हैं जो regularly students पूछ रहे हैं, तो I thought of कि better है कि आपको वहाँ पे reply देने से अच्छा है कि वीडियो के थ्रू समझाया जाए. Okay? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि we have two Telegram groups. First one is with the name of Study Band and second one is Study Band Discussion Group. Study Band का जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको PDFs मिल जाएंगी और जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे अपडेट होती रहेंगी उसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे. और ये जो है स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप, इट इज़ ओपन फॉर ऑल. इसमें आप मुझे अपने डाउट्स क्वेरीज पूछ सकते हैं. और इसी ग्रुप में स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज थी जो आई विल ट्राई कि आज के वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाए. ओके एंड यस, हमारा जो लास्ट प्रैक्टिस सेशन रहा था दैट इज प्रैक्टिस सेशन 5. उसमें आपको मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था जिसका मैक्सिमम आंसर मुझे स्टूडेंट्स का क्या आ रहा था, ऑप्शन डी. बट मैं आपको बता दूं ये गलत है. क्यों? अब आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आएंगे हम अपने डाउटफुल क्वेश्चंस के ऊपर. क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन क्या था? सनसेट टूर्स हैज अ ₹3500 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन. अब कोई फर्म है जिसका नाम क्या है? सनसेट टूर्स. उन्होंने क्या करा? उनके अकाउंट रिसीवेबल थे फ्रॉम मोहन. अकाउंट रिसीवेबल भी क्या होता है? ये भी डेटर्स की फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया है. बट इसमें डॉक्यूमेंट्री वर्क इन्वॉल्व होता है, मीन्स पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम अपने डेटर्स के साथ एक अग्रीमेंट कर लेते हैं. ठीक है. अब मोहन को हमने क्या करी थी? कुछ सेल करी थी. कितने की? ₹3500 की, जिसकी वजह से अब हमारे अकाउंट रिसीवेबल बन गया था, वो एक काइंड ऑफ डेटर बन गया था. ठीक है. तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जिस टाइम पे हमने सेल करी होगी उसको 3500 की, तब हमने एंट्री क्या करी होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. राइट? जब हम सेल्स करते हैं हम यही एंट्री करते हैं पास. ठीक है. तो उस टाइम पे हमने 3500 से मोहन को डेबिट करा होगा और सेल्स को भी क्रेडिट करा होगा 3500 से. ये एंट्री हुई होगी एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सेल, जब सेल हुई थी. बट बाद में क्या हुआ? 20th जैन को रोटरी ने पार्शियल पेमेंट कर दी 2100 की. बाद में रोटरी को, यहाँ पे किसकी बात करें? मोहन की बात करें कि जो उसका रोटरी था उसने पार्शियल पेमेंट कर दी सनसेट टूर्स को. कितने की? 2100 की. जो ये 3500 का अमाउंट था इसमें से 2100 की पेमेंट उन्होंने हमें कर दी. तो इसका ये मतलब मत समझना कि पार्शियल पेमेंट कर दी 2100 तो जो बैलेंस बच गया 1400 उसकी पेमेंट नहीं होगी. वो करेगा, ऐसा तो नहीं ना कुछ यहाँ पे लिखा कि फाइनल पेमेंट हो गई या फाइनल सेटलमेंट हो गई. दैट मीन्स अभी इन फ्यूचर वो अपना बैलेंस जो है वो पे कर देगा. तो अब हम क्या करेंगे? 20th जैन को जितना हमने पैसा रिसीव कर लिया उसकी सिंपल एंट्री कर देंगे. तब हम क्या बोलेंगे? हमारे पास कैश आ गया कितना? 2100 का. और आया किससे? मोहन से आया. मतलब जो हमारे डेटर्स एक्चुअल में थे 3500 के, उसमें से 2100 की उन्होंने हमें पेमेंट कर दी. तो क्या हुआ? मोहन हमारा 2100 से कम हो जाएगा, या वी कैन से हमारे डेटर्स 2100 से कम हो जाएंगे. और डेटर्स हमें पता है हमारे एसेट होते हैं, तो कम होंगे तो क्रेडिट. तो हमने 20 जैन को ये एंट्री करी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. आई होप आपको ये एंट्रीज तो क्लियर हो गई होंगी कि क्या कैसे हुआ. ठीक है. अब आगे क्वेश्चन क्या था? जर्नल एंट्री मेड ऑन 20th जैन बाय सनसेट टूर्स टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स. अब 20th जैन को सनसेट टूर्स के थ्रू क्या जर्नल एंट्री पास हुई होगी? तो मैंने आपको बता दिया ये एंट्री होगी. ठीक है. तो उसी ट्रांजेक्शन के एस्पेक्ट में इनमें से क्या करेक्ट होगा? देखो, पहले तो बताती हूँ ऑप्शन डी क्यों नहीं है. उसमें क्या लिखा है? अ डेबिट टू द अकाउंट रिसीवेबल ऑफ ₹1400. इस दिन हमने कुछ डेबिट करा ही नहीं है मोहन को 1400 से. इनफैक्ट हमने डेबिट करा है कैश को 2100 से. हमने अकाउंट रिसीवेबल को 1400 से नहीं, जब स्टार्टिंग में सेल करी थी तब हमने उसको डेबिट कर दिया था ऑलरेडी 3500 से. मैं बताती हूँ आपके माइंड में क्या आया होगा. आपने सोचा होगा कि 3500 में से 2100 तो पेमेंट कर दी है, तो डायरेक्टली नेट अमाउंट जो 1400 का है उसको रिकॉर्ड कर देंगे हम एज अ डेटर. वो गलत है. उन्होंने पहले सेल करी, फिर बाद में जाके उन्होंने अपनी पार्शियल पेमेंट करी. बट देखा जाए तो एक्चुअल में तो हमने उसको इतने से डेबिट करा होगा ना 3500 से. बाद में जब पैसा रिसीव हुआ तो 2100 से हमने क्रेडिट करा. ये जो डेटर्स हैं यहाँ पे मोहन की ही बात है. ठीक है. या वी कैन से अकाउंट रिसीवेबल. ओके. अब देख लेते हैं आपको क्लियर हो गया. ऑप्शन डी क्यों नहीं है? ठीक है. उन्होंने क्योंकि इन रिस्पेक्ट ऑफ 20th जैन पूछा है और 20 जैन को हमने ये एंट्री करी है. यहाँ पे डेबिट कुछ नहीं करा हमने अकाउंट रिसीवेबल जैसा. क्लियर? ठीक है. अब देखते हैं ऑप्शन ए. अ क्रेडिट टू द कैश रिसीव्ड अकाउंट ऑफ ₹2100. कहा उन्होंने कि 20 जैन को हमने कैश रिसीव को क्रेडिट करा होगा 2100 से. पहली बात तो
हमें स्टेटमेंट ही गलत लगेगी। क्यों? कैश रिसीव करते हैं तब हम क्रेडिट तो करते ही नहीं है, हम डेबिट करते हैं। या तो हम ऐसे गलत बोल दें, या अगर ऐसे भी नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे कि क्रेडिट करा है कैश रिसीव को, बट हमने क्रेडिट किसको करा है? मोहन को करा है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट ऑफ ₹2100। अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 2100 से। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। हमने अपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करा है 2100 से। हमारा अकाउंट रिसीवेबल कौन है? मोहन है, तो उसी को हमने क्रेडिट करा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। अ डेबिट टू द कैश अकाउंट ऑफ ₹1400। नहीं, हमने तो डेबिट करा, कैश अकाउंट को ही करा, बट कितने से करा है? 2100 से, नॉट विद 1400। ओके, सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन डी करा था, आई होप आपको अब समझ आ गया कि क्यों इसका डी नहीं था, करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने डाउट्स पूछे थे। देखिए, एक क्वेश्चन तो ये था, एन एसेट मस्ट बी, यहाँ पे डैश आना चाहिए, ठीक है। एन एसेट मस्ट बी डैश बाय द बिजनेस टू बी शोन एज एन एसेट इन इट्स बैलेंस शीट। सो कुछ बच्चों ने इसका आंसर सोचा था कि इसका या तो पोजेस्ड होना चाहिए या ओन्ड होना चाहिए, पर यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रोल्ड। इसका मतलब हुआ कि बिजनेस अपनी बैलेंस शीट में कोई एसेट तब ही शो करेगा अगर वो उसको कंट्रोल करता है। अब बच्चे सोचते हैं कि अगर हम उसको ओन कर रहे हैं या अपने पास रख रहे हैं तब मानेंगे कि हम हमारा एसेट है और उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। बट एक होता है IFRS, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्या है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे है होता है ना हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे ही होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इनके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है कि हमने अपने बैलेंस शीट में एक एसेट को तब ही रिकॉर्ड करना है जब बिजनेस उसको कंट्रोल करता होगा। और कंट्रोल का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारे पास जो आने वाले उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे वो हम ले रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, लाइक जैसे हमने किसी को बिल्डिंग दी लीज पे, ठीक है, दिस इज पर्सन एक्स, हम एक्स हैं, हमने वाई को बिल्डिंग दी लीज पे कि वहां पे वो अपना ऑफिस खोल ले। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने बिल्डिंग दे दी वाई को। ओके, उससे क्या हुआ, अब वाई उसमें स्टे करेगा और जो भी बेनिफिट्स आएंगे उस बिल्डिंग में रह के, उसने अपना ऑफिस खोला है तो वो वाई को मिलेंगे ना, एक्स को तो नहीं मिलेंगे। तो इकोनॉमिक बेनिफिट देखना है कि उस पर्टिकुलर एसेट से बेनिफिट कौन डिराइव कर रहा है, तो यहाँ पे वाई करेगा डिराइव, चाहे वो बिल्डिंग जो थी एक्स के नाम पे थी, एक्स उसको ओन करता था, बट इन दिस केस वाई उसको पोजेस भी कर रहा है और उसको कंट्रोल भी कर रहा है। कंट्रोल इन द सेंस मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिसके पास आ रहे होंगे तो वो वाई के पास आ रहे हैं। तो मेन हमने देखना है कि कंट्रोल किसके पास है। कंट्रोल इज विद द पर्सन वाई। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वाई अपनी बुक्स में उस बिल्डिंग को एज एन एसेट शो करेगा क्योंकि ही इज कंट्रोलिंग द एसेट। तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? कंट्रोल्ड। याद रखना है आपको। ओके, ओन्ड या पोजेस्ड नहीं होगा। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। ये IFRS है, इसको हमने डिटेल में इतना पढ़ना ही नहीं, ना ही हमारे सिलेबस में, काफ़ी एडवांस्ड है। तो बस आपको सिंपल याद रखना है कि हम एसेट को तब ही रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट में इफ़ वी आर कंट्रोलिंग इट। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ट्रांसफर टू द लेजर। अब कोई ट्रांजेक्शन हमने अपनी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करी है, वो लेजर में कहाँ ट्रांसफर होगी? ध्यान से देखना। अब कुछ बच्चों ने इसका आंसर क्या सोचा था कि आएगा ऑन क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, दिस विल बी रॉन्ग। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही था। वो कैसे था मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब हम कैश बुक बनाते हैं, कोई एंट्री ले लेते हैं पहले कैश की, लाइक हमने ले लिया एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई भी जर्नल एंट्री ली है मैंने, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है जर्नल से फर्दर हम कहाँ पे पोस्टिंग करते हैं? लेजर अकाउंट में, ठीक है। अब हमें पता है, ये भी आपको मैंने समझाया पोस्टिंग कैसे करनी है। हमने हर एक जर्नल एंट्री में देखना है किस किस के अकाउंट बनेंगे। यहाँ पे हमने देखा ए का भी अकाउंट बनेगा, कैश का भी अकाउंट बनेगा, तो बनाओ ए का अकाउंट भी बनाओ, ठीक है। और हम सपोज करते हैं कि इस बिजनेस में मेजरली कैश की ट्रांजेक्शन होती थी, तो कैश बुक बनेगी, कैश अकाउंट नहीं बनेगा। वैसे देखा जाए कैश बुक इटसेल्फ इज अ कैश अकाउंट, बट वो ज़्यादा ह्यूज होता है एज कम्पेयर टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्या होगा, उन्होंने क्वेश्चन में भी कैश बुक के लिए पूछा, इसलिए मैं आपको कैश बुक की ही एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से समझना। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया पोस्टिंग करते टाइम जिसका अकाउंट बन रहा है, अब ए का अकाउंट बन रहा है, ए की हमने ए को क्या करा है, डेबिट करा है। ए की डेबिट साइड पे ही आता है और हमें पता है 2 से लिखते हैं, बट मैंने आपको बताया नाम ऑपोजिट का आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट,
ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा। सिमिलरली जब हम कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे, हमने क्रेडिट करा है कैश को, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय, बट नाम ऑपोजिट का दैट इज ए, बाय एज अकाउंट, तो जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा। ओके, क्या हुआ इससे? मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि हमने अकाउंट को रीड कैसे करना होता है। जस्ट अ मिनट, हमने अकाउंट को रीड कैसे करना होता है? जिसका अकाउंट बन रहा है, ए का अकाउंट बन रहा है, और उसकी डेबिट साइड पे जो भी आए, हमने बोलना है जिसका अकाउंट बन रहा है मतलब वो डेबिट हो रहा है, तो जो अंदर वाली चीज़ होती है वो क्रेडिट हो रही है। तो अगर आपको जर्नल नहीं दी होती, मान लो ये नहीं दिया होता, हमने बस इतना सा आपको अकाउंट दिया होता, इधर से आपको बोलते कि हमें जर्नल एंट्री बना के बताओ, तो हम बना लेते। हम क्या बोलते, ए को हमने करा होगा डेबिट, क्योंकि ए की डेबिट साइड पे एंट्री आ रही है कोई, तो अंदर वाला होगा क्रेडिट। तो हम बना सकते हैं, यहाँ से ही एंट्री बना लेंगे हम, एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो यही सेम एंट्री हो गई। ठीक है, अगर हमें नहीं पता जर्नल एंट्री क्या है, तो अगर अकाउंट भी दिया होगा तभी हम पहचान लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये भी नहीं है, ठीक है, ये अकाउंट भी नहीं है, अब यहाँ से हमें एंट्री निकालनी होगी, तो खुद देखो कैश को हमने क्या करा, क्रेडिट करा होगा, क्योंकि कैश की क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और अंदर ए को हमने क्या करा होगा, डेबिट करा होगा। उल्टा फिर से यहाँ से भी एंट्री यही बनेगी सेम, ए इज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो यहाँ पे भी यही एंट्री, यही एंट्री, यही एंट्री, तो हम एंट्री से अकाउंट्स भी बना सकते हैं, अकाउंट से एंट्रीज भी बना सकते हैं। आई होप अब आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन था कि जब कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं वो लेजर में कहाँ जाता है। ध्यान से देखो, कैश बुक में हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा, कुछ क्या रिकॉर्ड करा, ए करा है। अब कह रहे हैं कि उसके लेजर में कहाँ जाएगा, ए का लेजर कहाँ है, यहाँ है, तो एक ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा ना। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, क्योंकि वैसे भी एक चीज़, एक एस्पेक्ट हमारा क्रेडिट साइड पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये बात होगी ही कि दूसरा एस्पेक्ट डेबिट हो रहा होगा, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया। यहाँ पे अगर कुछ कैश बुक की क्रेडिट साइड पे पोस्ट हो रहा है, तो उसका जो लेजर होगा उसकी साइड पे क्या हो रहा होगा, वो डेबिट हो रहा होगा। लेजर की डेबिट साइड पे गया ना कैश, ठीक है, एक अगर क्रेडिट है तो वो लेजर अकाउंट के दूसरी साइड कहाँ गया होगा, उसकी डेबिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे गया होगा। क्लियर टू एवरीबॉडी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। The net result of all the transactions in respect of a particular account on a given date can be ascertained only from। अब कोई नेट रिजल्ट निकालना है हमने सारी ट्रांजैक्शन का किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में, और वो एक स्पेसिफाइड डेट पे निकालना होगा। अब बच्चे क्या गलती कर रहे हैं इसमें, वो देखते हैं ऑन अ गिवन डेट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बैलेंस शीट हम एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं, तो आप जल्दी जल्दी आंसर करके आएंगे इसका बैलेंस शीट, तो वो गलत है ना। क्यों, ध्यान से देखो, उन्होंने एक पर्टिकुलर अकाउंट की बात पूछी है, यहीं से हमें क्लियर हो जाना चाहिए था कि अकाउंट का पूछा है तो बैलेंस शीट तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है जहाँ पे एक साइड पे हमारी लाइबिलिटीज आती हैं और एक साइड पे हमारा एसेट आता है। ठीक है, अब क्लियर करते हैं कि इसका लेजर क्यों है, ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। कोई अकाउंट है ना, अकाउंट हमें पता है ये है ही क्या, टी शेप्ड, दिस इज अ लेजर ना, तो आंसर भी क्या होगा, लेजर होगा। कोई भी उन्होंने पूछा भी यही है कि सारी ट्रांजैक्शंस का नेट रिजल्ट चाहे यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, वो कब आता है नेट रिजल्ट, बैलेंसिंग फिगर निकाल के, और वो कहाँ पे करते हैं हम, लेजर अकाउंट्स में ही करते हैं ना। वो पूछ रहे हैं किसी एक स्पेसिफाइड गिवन डेट पे निकालेंगे, वो कहाँ से पता लगेगा, लेजर से ही पता लगता है ये सब। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये भी क्लियर हो गया होगा अब आपको। चलिए अब आगे कुछ डाउट्स थे, ये बच्चे पूछते हैं, वाई डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इफ इट इज इनकम। क्यों डिस्काउंट रिसीव को हम पेमेंट साइड पे लिख रहे हैं कैश बुक की, अगर वो इनकम है। इस चीज़ का आपको डाउट आता है ना। देखो आपको पता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, कैश बुक होती है हमारी, अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करें तो हमारे 3 कॉलम्स होते हैं। कौन से होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। ओके, अब क्या है आपका डाउट कि डिस्काउंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड क्यों आ रहा है, और डिस्काउंट अगर हम अलाउ कर रहे हैं वो डेबिट साइड क्यों आ रहा है। और ये रीज़न आप क्या दे रहे हो कि हम अलाउ को डेबिट साइड क्यों लिख रहे हैं, कि अगर डेबिट साइड पे हमारी रिसीट्स आती हैं, हम रिसीट्स लिखते हैं ना, और यहाँ पे पेमेंट्स लिखते हैं।
आप बस रिसीट्स और पेमेंट्स को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि कैश बुक भी एक तरह से अकाउंट ही है ना, जिसकी एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। और हमने क्या देखना होता है, जो अंदर हम कॉलम्स बना रहे हैं, दिस दैट इज कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, फिर से कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। जब हम कैश की बात करते हैं, कैश का नेचर क्या होता है, एसेट होता है, बढ़ता है तो डेबिट, इसीलिए जो भी कैश रिसीव वगैरह होता है उसको हम रिसीट साइड पे लिखते हैं। कैश हमारा एसेट होता है, कैश अगर कम होगा तो इसीलिए उसको हम पेमेंट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। सिमिलरली बैंक का भी वही केस हो जाएगा, क्योंकि एसेट है। बात करें अगर अब हम डिस्काउंट की, डिस्काउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है। और पता है हमें, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो वो इनकम है, इनकम बढ़े तो क्रेडिट। हमने सिर्फ कॉलम को देखना है, आप ये मत देखिए कि पेमेंट साइड पे क्यों डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा है। आप सिंपल देखो कि डिस्काउंट कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम की बात करें और उसका नेचर देखना है कि अगर रिसीव कर रहे हैं हम डिस्काउंट तो हमारी इनकम है, बढ़ेगी तो क्रेडिट। इसीलिए जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो हमारा क्रेडिट साइड आता है। आई होप अब आपको ये समझ आ रहा होगा। वैसे ही डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ कॉलम को देखना है, कॉलम के डेबिट साइड पे लिखना है हमने। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, बढ़ता है तो डेबिट, इसीलिए जो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे वो डेबिट साइड आता है, ना कि क्रेडिट साइड। आप इस चीज़ को यहाँ कंपेयर मत कीजिए कि डिस्काउंट अलाउड है तो वो रिसीट्स क्यों है, ये चीज़ नहीं हम देखते हैं यहाँ पे, हमने देखना है उसका नेचर। ओके, क्लियर टू एवरीबडी नाउ। चलिए अब देखते हैं वैसे ही अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इज वाई डिस्काउंट अलाउड ऑन रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इफ इट इज एक्सपेंस। वही मैंने आपको बता दिया, डिस्काउंट अलाउड अगर एक्सपेंस है तो उसको रिसीट साइड क्यों करते हैं, ये दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड टू द कैपिटल इफ इट इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है तो उसको हम कैपिटल में ऐड क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे। अब देखो फिर से, कैपिटल, कैपिटल होता क्या है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। लाइबिलिटी होती है मतलब विच द बिजनेस हैज टू पे टू ओनर। जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको, बिजनेस को वो पे करनी है बाद में, वो कैपिटल एक्चुअल में बिजनेस का पैसा नहीं है। तो जब कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा, मतलब बिजनेस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, तो आप कह रहे हो कि प्लस करना चाहिए। खुद सोचिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा है ना, और उसको पेमेंट करनी है ओनर को। अब ओनर को वो बाय हैंड नहीं करता, क्या होता है, इंटरनली ही सेटलमेंट हो जाती है, जो कि लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, कैपिटल, उसको हम क्या करते हैं, वहां से प्लस कर लेते हैं कि और देना है हमने उसका इंटरेस्ट कैपिटल पे। सपोज 10,000 आपका कैपिटल है, लाइबिलिटी है, ठीक है, और मान लीजिए इस पे आपको 10% इंटरेस्ट देना है अपने ओनर को। इतना तो आपको पता है ना, अकाउंट्स में सब कुछ हमने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस सोच के चलना है। बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे 10% हो जाएगा 1,000। तो प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, और जो फर्दर उस पर इंटरेस्ट देना है 1,000 का, हम बाय हैंड नहीं देते हैं ओनर को, उसके कैपिटल में ही प्लस कर देते हैं कि चलो जो ऑलरेडी कैपिटल लाइबिलिटी है उसी में ही वो ऐड कर देंगे जो हमने आपको पे करना है। वैसे ही केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें पता है बिजनेस की क्या होती है, इनकम होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना, आपको पता है बिजनेस इज आर्टिफिशियल, एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो जो भी पैसा बिजनेस ने ओनर से रिसीव करना होता है ना, या ओनर को पे करना होता है, वो सब कुछ कैपिटल के साथ ही सेटलमेंट कर लेता है। तो जब हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है बिजनेस के लिए, तो वो क्या करता है, ओनर की जो कैपिटल होता है ना वहीं से डिडक्ट कर लेता है, मतलब अपना पैसा ले लेता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि बिजनेस ने ओनर से पैसा लेना है उस चीज़ का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, और वो इनकम वो कहाँ से ले लेता है, ओनर के कैपिटल में से ही डिडक्ट कर लेता है। और जो खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने ओनर को देना होता है, वो उसकी कैपिटल वाली लाइबिलिटी में ही ऐड कर देता है। क्लियर है ये वाला भी अब। चलिए ओके, नाउ कुछ स्टेटमेंट्स जो कंफ्यूजन क्रिएट करती होंगी आप सबको। पहले देखिए यहाँ पे, कैश बुक, पासबुक। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे, मैंने आपको बताया था दो बैलेंसेस दिए हो सकते हैं, या तो कैश बुक के हिसाब से या तो पासबुक के हिसाब से। और फर्दर हमें पता है कि कैश बुक में, इतना तो आपको पता है ना कि कैश बुक में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, बैंक कॉलम की।
ये मैं बात कर रही हूँ इन रिलेशन टू पासबुक। जब हम बीआरएस की बात करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात होती है। अदरवाइज कैश बुक में वी ऑल नो कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, डिस्काउंट कॉलम है। बट बीआरएस में, या हम कह सकते हैं जब पासबुक के साथ कंपैरिजन करना होता है तब हम सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका या तो डेबिट बैलेंस होता है या तो क्रेडिट बैलेंस होता है। और ये हमें पता है जब हमारा कैश बुक में डेबिट बैलेंस होगा वो चीज़ पासबुक में क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं देन यू गेट द मैसेज कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्रेडिट कैसे होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। वो बोलता है, बैंक की तरफ से होता है कि बैंक की लाइबिलिटी और बढ़ गई है क्योंकि कस्टमर ने पैसा डिपॉजिट करवाया, तो बैंक के लिए क्रेडिट। बट आपने तो जमा करवाया ना अपने अकाउंट में, आपका बैंक अकाउंट है, तो आपके लिए क्या है, वो एसेट है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। इसलिए जब हमारा डेबिट बैलेंस होता है उसी टाइम पे बैंक में क्या हो रहा होता है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है तब बैंक में क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। हम कह सकते हैं ना, मैंने आपको बताया कि डेबिट बैलेंस क्या है, कि हमने पैसा जमा करवाया है, तो इसको हम कह सकते हैं कैश डिपॉजिटेड, राइट। ये तो हम बोल सकते हैं ना इसको, या हम बोल सकते हैं दिस इज बैलेंस इन अवर बैंक, या वी कैन सिंपली से बैंक बैलेंस। इसको भी फिर जब हमने बोल दिया कि ये कैश डिपॉजिटेड है, इसका भी यही मतलब होगा, कैश डिपॉजिटेड। बस डेबिट और क्रेडिट उल्टा हो जाता है, बाकी मतलब तो सेम रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। यहाँ पे भी कैश डिपॉजिटेड या बैंक बैलेंस। वैसे ही जब क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं हम अपनी कैश बुक में, इसका क्या मतलब होता है कि वो हमारा क्या है, बैंक ओवर ड्राफ्ट। मतलब हमारे बैंक का बैलेंस नेगेटिव में चला गया, या हम कह सकते हैं अमाउंट विच इज पेएबल टू बैंक। और उस टाइम पे बैंक के लिए वो एसेट बन जाता है अमाउंट, क्योंकि बैंक ने अब हमसे पैसे लेने, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए वन बाय वन इसको हम सबके साथ कैसे रिलेट करेंगे, आपको माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा, ध्यान से सुनना। पहला है क्रेडिट बैलेंस। चलो पहले यहाँ से देखते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। ठीक है, आपको मतलब ये तो मैंने डायरेक्टली इनके आंसर्स यहाँ पे बता दिए, बाकी एमसीक्यूज में जो पूछेंगे आपको मतलब पता होगा तो आप टिक करके आ जाओगे वैसे ही उसके अकॉर्डिंग। अब क्या है, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। ध्यान से देखते जाना, मैं रिलेट कराती जाऊंगी। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, वो क्या होता है, कैश डिपॉजिटेड, या हम बोल सकते हैं बैंक बैलेंस। तो ये क्या है, बैंक बैलेंस या फिर कैश डिपॉजिटेड। ये वाला क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस वो क्या होता है, ओवर ड्राफ्ट। तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट, या हम कह सकते हैं अमाउंट पेएबल टू बैंक। ये वाला भी क्लियर हो गया। अब ऐसे माइंड में लेके चलो चीज़ों को, एक बार पिक्चर बिठा लो, या तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा, बस देखते जाओ और ध्यान से सुनो। अब अगला देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। क्या लिखा है, बैंक कॉलम। ये देखो हमारी कैश बुक है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस, हमें पता है बैंक कॉलम की ही बात होती है, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक वो क्या होगा, वो भी तो ओवरड्राफ्ट होगा। ठीक है, सेम, चाहे क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक लिखा हो सिंपल, या क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक लिखा हो, दोनों क्या होते हैं, ओवर ड्राफ्ट। यहां तक क्लियर। चलिए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस है बैंक के अकाउंट का हमारी कैश बुक में, वो क्या होगा, देखो ध्यान से, कैश बुक में बैंक कॉलम होता है, कैश बुक में बैंक अकाउंट नहीं होता है। जब बैंक अकाउंट लिखा है इसका मतलब है कि बैंक अकाउंट में जो हमारा ओरिजिनली सच में जो पासबुक में हमारा बैंक अकाउंट है वहां पे क्रेडिट बैलेंस हमारी कैश बुक में क्या होगा, ध्यान से देखो, ये बैंक अकाउंट मानेंगे अब, तो इसमें जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमारी कैश बुक में क्या है, हम बोल सकते हैं वो हमारा डेबिट बैलेंस है। तो वही डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, कैश डिपॉजिटेड, वही आ गया कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो आई होप ये चार टर्म्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, स्टेटमेंट्स, इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको इतने अच्छे से तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है ना, तो अब मैं इससे ज़्यादा बेटर वे नहीं ढूंढ सकती आपको समझाने की। अब या तो ये ऑप्शन आपके पास, या रट्टा लगा लो, या ध्यान से इसको जो मैंने आपको समझाया उसको समझ लो। ठीक है, ये बाकी दो स्टेटमेंट्स रहेगी, ये भी क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या रह गया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक। अभी हमने देखा यही कैश बुक पासबुक का, ध्यान से देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट और ये वाला क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखा है इन कैश बुक, मतलब स्पेशली आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपकी कैश बुक में क्या होता है, तो वो कैश डिपॉजिटेड होता है। और वो कैसे होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पर जब सिंपल लिखा हो ना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट,
या सिंपल क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक। ये दोनों कैसे होते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको उस तरह से लेके चलना होता है हमने कि बैंक अकाउंट या सिंपल बैंक, इसका क्या बैलेंस है हमें पता है, डेबिट बैलेंस होता है। जनरली अगर बैंक का बैलेंस देखा जाए तो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि बैंक हमारा एसेट होता है, तो मैंने आपको बताया इंक्रीज वाली साइड जाना होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो मतलब अच्छा है हमारे लिए। बट स्पेशली उन्होंने पूछ लिया कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस या बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस वो क्या होगा। वो हमारे लिए अगर अच्छा है, फेवरेबल है तो डेबिट है, उल्टा अनफेवरेबल है तो क्या होगा, वो ओवर ड्राफ्ट। तो दोनों का यही मतलब है, चाहे बैंक अकाउंट लिखा हो या बैंक लिखा हो तो उसका ओवरड्राफ्ट होगा। बट जब बैंक अकाउंट के साथ साथ ये पूछा हो कि कैश बुक में क्या होगा, तब होगा वो कैश डिपॉजिटेड। बाकी सारी स्टेटमेंट्स तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये थी कुछ ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली स्टेटमेंट जो मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि आपको अच्छे से क्लियर अप हो जाए। अब देख लेना आपको जैसे समझना होगा। ओके, तो आपको ये सब अगर अच्छे से समझ आ गया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। एंड इफ समवन इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.